परिवारों को लाभ भी मिला है। फर्जी रजिस्ट्रियां हुई, दलाली हुई, अधिकारी कर्मचारियों को जस्टिस झा साहब की कमीशन ने दोषी पाया प्रमाण सहित, लेकिन आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा, प्रार्थना करूँगा मेधा जी से कि वे विस्तार से इस विषय पर आपसे चर्चा करें और उसके बारे में क्या आगे हम लोग को करना है वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा किया कि 5.5 लाख रुपए में आप 5 एकड़ सिंचित ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री पेश करो, ये उनको कहा गया। और आधी किश्त लेकर 2,79,000 रुपये में पहली किश्त देकर उन्होंने कहा इतने में 5 एकड़ सिंचित ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री पेश करो तो आपको दूसरी किश्त मिलेगी। ये होना तो संभव ही नहीं था। इसमें दलालों ने अपना फ़ायदा लिया और 1590 फर्जी रजिस्ट्रियां पेश की गई। जब हमको पता चला तो सूचना के अधिकार का कानून, जो कि बना पिछले केंद्र सरकार के ही सत्ता में होते हुए, उसके तहत रजिस्ट्रियां निकालकर गांव-गांव जाकर एक एक ज़मीन मालिक को और क्रेता विक्रेता को मिलकर हमारे किसानों के समुदाय ने जो किया उसके लिए उनको अवार्ड भी मिल गया। लेकिन ये रजिस्ट्रियों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी भ्रष्टाचार जब उजागर होता रहा तब समझ में आया कि एक बहुत बड़ी कड़ी लगी हुई है इसमें, नीचे से लेकर ऊपर तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की। और मुझे याद आता है, आज उनको याद कर रही हूँ मैं, अनिल माधव दवे जी ने जब हम उनको मिलने गए थे पर्यावरण के मुद्दे पर, बाजू में लेकर मुझे कहा था आप और किसी से मत लड़िए, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से लड़िए। अब वो रहे ही नहीं, उसके बाद तुरंत ही क्या हुआ उनका। लेकिन ये जो एक एक मुद्दे आए सामने, उसमें भूखंडों का आवंटन, जो सरकारी ज़मीन का 5400 चौरस फीट का एक भूखंड देना छोटी बात नहीं थी। ये सब तो कानून, पुनर्वास नीति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरदार सरोवर में ही हासिल हुआ और ज़मीनें मिल गई हज़ारों को, वो भी लड़ कर ले ली। लेकिन जिनको ज़मीन के बदले इस भ्रष्टाचार में फंसाया गया, वैसे ही भूखंड आवंटन के बाद भूखंड परिवर्तन में भ्रष्टाचार चलता रहा। जो प्रकार के अनुदान देने हैं वो अनुदान आजीविका अनुदान, जिससे कि आजीविका के साधन खरीदने थे, उसका कोई रिकॉर्ड न रखते हुए, न जांचते हुए अनुदान का बंटवारा हुआ। इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ। और एक बहुत बड़ा घोटाला जो मानित भोपाल और आईआईटी मुंबई ने उजागर किया है, वो हुआ निर्माण कार्य में पुनर्वास स्थलों के। और ये सब उजागर करने का काम कैसे हुआ? जब 2007 में हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई तो 2008 में उस समय चीफ जस्टिस A.K. पटनायक साहब थे, उन्होंने श्रवण शंकर झा आयोग की नियुक्ति कर दी और इस आयोग ने 7 साल काम किया। मैं ही खुद केस चला रही थी। आयोग को एक एक चीज़ दिलवाने के लिए कोर्ट में बार बार खड़े रहना पड़ा। उनको फंड नहीं दे रहे थे, उनको जेरोक्स की फोटोकॉपिंग मशीन नहीं दे रहे थे, वगैरह वगैरह, उनका ऑफिस नहीं ढूंढ रहे थे। इस सब के बावजूद 7 साल डटकर काम किया, हज़ारों के इंटरव्यूज़ लिए, क्रेता विक्रेता आमने सामने, हम लोग भी आमने सामने, NVDA और नर्मदा बचाओ आंदोलन के। इस प्रकार की पूरी कार्रवाई हुई। खुद फील्ड विजिट्स की साहब ने, और फिर 900 से अधिक पन्ने का रिपोर्ट पेश किया। एक तो 144 पन्ने का मूल रिपोर्ट और फिर जो एनेक्शर्स दिए वो सैकड़ों पन्ने के। आज अगर ये रिपोर्ट पर कार्रवाई होती तो सैकड़ों लोग जेल में चले जाते हैं। इस झा आयोग के रिपोर्ट ने पूरी बात उजागर कर दी है। इन्होंने बताया 1590 फर्जी रजिस्ट्रियां साबित हुई है, जिसकी लिस्ट इसमें लगी हुई है। 5 प्रकार की रजिस्ट्रियां हुई
जिसमें कहीं जमीन अस्तित्व में ही नहीं थी। किसी एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार की जमीन 87 बार बेची। सरकारी जमीन निजी बताकर बेची गई। पहले बेची गई जमीन दोबारा बेची गई। कम जमीन थी, ज़्यादा समझकर बेची गई। माँ और बेटी के बीच में ही रजिस्ट्री हुई, ऐसा दिखाई दिया। तो ये सब करने में एक दलालों का जो जत्था लगा हुआ था, उनकी भी सूची 186 दलालों की यहाँ लगी हुई है। और इसमें पटवारियों की संख्या कितनी है, इसमें भू अर्जन और पुनर्वास अधिकारियों की संख्या है। ये दलालों की सूची है, ये है सूची। और दलालों की सूची में कुल 32 पटवारी है, 186 लोग हैं। बिल्कुल 186 दलालों की सूची लगी हुई है। और उसी दलाल में से एक ने अभी हाँ, वो तो बताती हूँ आज की स्थिति। इसमें भू अर्जन अधिकारी, जो पुनर्वास अधिकारी भी होते हैं, उनमें से 3 हैं। तहसीलदार है, अधिवक्ताएं हैं, टाइपिस्ट है, क्लर्क है, प्यून्स है, स्टैम्प वेंडर्स है जो तहसील कार्यालय के बाहर बैठते हैं। ये सब के नाम जद सूची में सम्मिलित हैं। और ये होते हुए भी इन्होंने क्या किया, फर्जी रजिस्ट्रियों के नामांतरण भी कहीं हो चुके। आज वो लोग परेशान हैं जिनका कब्जा होते हुए उनकी ज़मीन दूसरे के नाम पर चढ़ाई गई है। वो जब जाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड या कोई लोन के लाभ लेने के लिए, तो उनको कहा जाता है आपके नाम पर ज़मीन है ही नहीं। लेकिन कोई कार्रवाई इस पर कोई भी स्तर के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि फर्जी रजिस्ट्रियों के बाद भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाकर, जिन्होंने ज़मीन नहीं ली थी, नहीं मिली थी क्योंकि बंजर थी और पैसा भी पूरा नहीं निकाला था, उनको तो 60 लाख दिलवाया 5.5 लाख के बदले 2017 में, जो 900 करीबन लोगों को मिला है। सैकड़ों अभी भी बाकी है जिनकी पात्रता है 60 लाख की। ऐसे फंसाए गए लोग, क्योंकि जहाँ कमीशन का निष्कर्ष है फर्जी रजिस्ट्रियों के बारे में कि दलाल और अधिकारियों के गठजोड़ से ये हुआ है, विस्थापितों को फंसाया गया है। तो विस्थापितों को 15 लाख मंजूर किए सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2017 के आदेश में। जस्टिस कहर साहब, चीफ जस्टिस ने कहा, मैं पंजाबी किसान हूँ, मैं जानता हूँ किसानों का दर्द, जो किसान आंदोलन ने साबित कर दिया। लेकिन उसके बाद परिवर्तन, ऐसी स्थिति है पूरी वसाहट में कि आप एक नक्शा लेकर जाएंगे तो आपको एक घर प्लॉट पर किसी का घर दिखेगा और किसी का नाम दिखेगा। इन्होंने गरीबों के रास्ते के किनारे के घर प्लॉट पीछे कर दिए और धनिकों को, दलालों को रास्ते के किनारे दिए। एक घर प्लॉट 3-3 बार बदल कर संभव ही नहीं है ढूंढना भी हमारे लिए कि कौन सा घर प्लॉट कब, या कितनी लिस्ट बनी, कितने कंप्यूटराइज्ड मैनिपुलेशंस हो गए। अनुदान में भी ये घोटाला है। आज भी सैकड़ों को अनुदान आधा मिला है या नहीं मिला है। पर ये सभी जो पेंडिंग है, उसमें पुनर्वसाहटों के निर्माण कार्य का जो भ्रष्टाचार निकाला है वो भी करोड़ों का है। इस भ्रष्टाचार में पहले ही सीएजी के रिपोर्ट के बाद 40 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर क्लर्क तक, अकाउंटेंट तक सस्पेंड हुए। सस्पेंड होने के बाद फिर से ठेकेदार के पास वही काम करते रहे, उनको भत्ता मिलता रहा, पर आखिर में उनको नौकरी से हटाना पड़ा। लेकिन ये जो जांच मानित और आईआईटी बॉम्बे ने की, इसमें अगर एक एक सेक्टर के फोटोग्राफ सहित, डिटेल सहित और एनेक्शर सहित आप अगर देखेंगे तो हर कार्य में अनियमितता है, अवैधता है, जो भ्रष्टाचार का ही नमूना है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स खरीदी कितने किए और उनको साइट्स पर, एक एक साइट पर जाते हुए कितने मिले। एक ही ट्रांसफॉर्मर इस साइट से उस साइट तक जाता था जब उनकी विजिट होती थी। लेकिन मानित भोपाल को सलाम करती हूँ मैं, उन्होंने इतने डिटेल्ड में कार्य करते हुए निकाला कि जो नंबर्स थे ट्रांसफॉर्मर में था। और हाईकोर्ट की 21/8/2008 की ऑर्डर में ये बात बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्वामी अग्निवेश जी की याचिका का उदाहरण देकर कह गई थी
कि हाईकोर्ट अपॉइंट कर सकता है, जिसका मध्य प्रदेश शासन विरोध कर रही थी। लेकिन ये जो आयोग, हम ऐसा कमीशन अपॉइंट करेंगे जिस पर हमारा ट्रस्ट है, ये कहते हुए उन्होंने न्यायमूर्ति श्रवण शंकर झा के अध्यक्षता में ये आयोग अपॉइंट किया, जिनका कार्य 6 महीने में होना था पर 7 साल चला। लेकिन हाईकोर्ट ने अपॉइंट किए हुए कमीशन का अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन में इन्होंने कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत ये बात भी जोड़ने की एक साजिश खेली, और इसके कारण इनका आग्रह रहा कि आप ये रिपोर्ट हाईकोर्ट को नहीं दे सकते हैं, हाईकोर्ट ही नहीं रिपोर्ट पर कार्यवाही कर सकता है, ये रिपोर्ट जाएगा लेजिस्लेचर्स में। हाईकोर्ट ने सुनवाई की हमारी और रिजेक्ट कर दी, ये बात नामंजूर की। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में गए अपील याचिका में। अपील याचिका की सुनवाई महीनों के बाद हुई, साल के बाद हुई। इन्होंने हर बार तारीख आगे बढ़ाते हुए आखिर में चीफ जस्टिस ठाकुर जस्ट रिटायरमेंट के पहले ये कहते आदेश देकर गए कि इसमें मेरिट में सुनवाई तो मैं बाद में करूंगा, पहले हाईकोर्ट सील्ड कवर में ये पूरा रिपोर्ट सरकार को दे दे। अब जो पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट थी, जिनके कर्मचारी, अधिकारी, नुमाइंदे, ये सब दलाल भी उनके ही नुमाइंदे थे, ये सब दोषी थे, उन्हीं के हाथ में ये रिपोर्ट दिया। उन्होंने लेजिस्लेचर को दिया, क्योंकि उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत कोई भी होती है तो लेजिस्लेचर में जाती है। विधानमंडल में आज भी पड़ा हुआ है जुलाई 2016 से। लेकिन धूल खात पड़ते हैं ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स, ये आप भी जानते होंगे। इस पर आज तक बहस नहीं हुई, आज तक कोई कार्यवाही के आदेश विधानमंडल से तो आए नहीं। इन्होंने केवल एक, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये भी कहा कि कार्य योजना बनाए और कार्यवाही के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट दिए। ये इन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, क्योंकि उसकी कॉपी हमको देनी थी, हमको तो नहीं मिली। और आखिर में जो फैसला आया 2017 का, 60 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, उसमें सभी संबंधित IAS निरस्त करने के कारण इन्होंने ये मान लिया कि ये भी खत्म हो गया। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, वो सालों के बाद भी निकलता है। ऐसे घोटाले आपने देखे, और इस भ्रष्टाचार को आज भी जारी रखा है दलालों ने, ये भी महत्व की बात है। एक उदाहरण के रूप में आपके सामने हम लोगों ने एक प्रेस कटिंग लगाई है। एक घर प्लॉट निसरपुर, जो ब्लॉक लेवल का एक बड़ा गांव, उसमें एक घर प्लॉट संतोष पाटीदार नाम के एक बड़े से बड़े दलाल ने कितनी बार बदला, कैसे बदला, और खुद के साले के नाम पर अभी कैसे चढ़ाया, और घर बांध कर हुआ तो भी अभी वो घर निरस्त करने को, डिमोलिश करने को आदेश दिया जाता है। कैसे करेंगी एक विधवा महिला? इस प्रकार के बहुत सारे दलाल आज भी सक्रिय हैं। और अभी लेटेस्ट हकीकत ये भी है कि एक बाजू गुजरात से आर्बिट्रेशन चल रहा है, 7-8 हजार करोड़ मध्य प्रदेश मांग रही है, क्योंकि ना बिजली मिली ना पानी पर अधिकार है। ये सब होकर 36 साल हमारा भी संघर्ष होकर पुनर्वास में आगे बढ़े, पर लाभ हानि का ब्यौरा क्या है, इस पर आपके कोई इंटरेस्टेड होंगे तो मैं सभी कागजात पेश करूंगी कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है। गुजरात ने फंसाया है और इन्होंने खुद को फंसवाया भी है। लेकिन आज तक दलाल सक्रिय होते हुए पुनर्वास अधिकारियों को बाजू में कर दिया और सभी SDM को ही कार्य दिया, और SDM सभी कहते हैं कि हम तो समय दे ही नहीं सकते, हम वैक्सीनेशन में लगे हैं, हम इसमें लगे हैं, हम चुनाव के परिसीमन में लगे हैं, तो हम कैसे काम करें। और SDM खुद निर्णय भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंदौर में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं NVDA के सभी अधिकारी। लेकिन NVDA के कुछ अधिकारी जो इस सभी कार्य में प्रमुख भूमिका निभाते थे, वो मानित के भोपाल के रिपोर्ट तक बहुत सारे आक्षेप उठाते रहे, पर उस सब की सुनवाई के बाद जो रिपोर्ट आए हैं उस पर कार्यवाही के बारे में क्या कर रहे हैं, किसी ने रोका नहीं है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि कोई रोक नहीं है आपके ऊपर कार्यवाही से। अगर करोड़ों रुपयों का चुना लगाया गया सरकारी तिजोरी में, वो चाहे गुजरात से आया पैसा हो चाहे राज्य की तिजोरी से गया हो, ये विस्थापितों के भी ऊपर अन्याय है।
राज्य के भी अहित में है और ये भ्रष्टाचार का एक अति उत्तम नमूना है जो हर विस्थापन और पुनर्वास में होता है तो लोग विस्थापन विरोध करते हैं। लेकिन इन्होंने एक ये पत्र भेजा 5 अगस्त 2016 को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 हफ्ते में आप पेश करो, लेकिन इन्होंने केवल ये पत्र लिखा हुआ हमारी जानकारी में है। ये पत्र में इन्होंने जांच की जिम्मेदारी किसको दी? आयुक्त इंदौर और एनवीडीए के ही भू अर्जन पुनर्वास अधिकारी के ऊपर सौंपा एफआईआर दाखिल करने का काम, जबकि जिनमें से 3 नाम तो आए ही थे 6 तहसीलों में से, लेकिन वही मुख्य तहसील थे। और इन्होंने एमपीईबी पर सौंपा जो ट्रांसफार्मर खरीदी वगैरह की जांच का मामला। तो साथियों, ये सब साजिश रही है करोड़ों रुपयों का घोटाला दबाने की, और इसके कारण आज भी पुनर्वास के कार्यालय दलालों के लिए खुले हैं। और जो दलालों को पैसा पहले ही देगा 50,000 से 5 लाख तक भी, उसकी तत्काल फाइल ऊपर आएगी। इस प्रकार का एक घोटाले का कारोबार चल रहा है। और इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि आप में से जो भी इसके गहराई में उतरना चाहेंगे, हमारे पास 900 पन्ने की रिपोर्ट्स है, सभी एनेक्शर्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स है, और आप फील्ड में आकर भी कभी अंदाज ले सकते हैं कि हुआ क्या है। जितने भी थोड़े से एफआईआर दाखिल हुए वो विस्थापितों के खिलाफ, एक हाथ सब रजिस्ट्रार पर दाखिल हुए, जबकि फर्जी रजिस्ट्रियां करने के पहले कागजात चेक न करने के लिए दोषी कौन? पटवारी जबकि अपने पेश करते थे, प्रस्तुति करते थे, तो दोषी कौन? रजिस्ट्रार के कार्यालय रात को और शाम को खुले रहते थे, हमारे लोग जाकर वहां हाजिर होते थे, दोषी कौन? और पूरा कारोबार उजागर होने के बाद 7 साल जब जांच चल रही थी तब भी इसको रोका नहीं गया, तो दोषी कौन? और आज ऐसी स्थिति है कि कई सारे विस्थापित भी फंसाए गए और कई सारे जमीन मालिक भी फंसाए गए हैं। तो इसकी आज भी जांच क्यों नहीं हो सकती है, ये हमारा सवाल है। विधानमंडल में बहस क्यों नहीं उठ सकती है? विधानमंडल से संसद तक यही हम कहने के लिए आए थे, क्यों नहीं उठ सकती है सवालों की खैरात? और क्यों नहीं मध्य प्रदेश शासन आप सबके और हमारे सामने भी पेश कर सकती है एक्शन टेकन रिपोर्ट कि क्या कार्रवाई हुई, किस आधार पर हुई? यही सवाल है। आपके कुछ सवाल होंगे, उसके पहले दिग्विजय सिंह जी अपना वक्तव्य दे दें। सभी साथियों, मेधा जी ने नर्मदा जी के ऊपर और विशेषकर मान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है। और अब क्या इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार का जो बड़ा मामला है, इस मामले को विधानसभा में चल रही है, इस मामले को पब्लिक उठाएगी? निश्चित तौर पर बस बात यह है, नियम के आधार पर ही उठाया जा सकता है ना। ये जो विधानसभा की प्रक्रिया है उसके नियम होते हैं, उसके क्वेश्चन पूछने का एक समय सीमा होती है, उसके अंतर्गत जो भी हो सकता करेंगे, लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपको पता है कि अभी प्रश्नोत्तर बांटा नहीं गया है, खर्च किया गया है। नगद राशि देने की बात नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले में केवल कुछ चंद मुद्दों पर अनुदान की बात है, बाकी सब कुछ देना था घर, प्लॉट, जमीन और सुविधाएं के साथ रिहैबिलिटेशन विलेज यानी पुनर्वसाहट। लेकिन उसका एनकैशमेंट करना यह भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि कैश से कैश निकलते हैं। हमारे मिल वर्कर्स जब लड़ते हैं, कहते हैं वीआरएस नहीं रोजगार चाहिए, तो कई लोग वीआरएस मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उस राशि से राशि निकालना संभव होता है, रोजगार का टुकड़ा करके नहीं लेना सकता है। दूसरी बात कि जो मध्य प्रदेश ने अभी तक खर्चा किया है, जो गुजरात से आना बाकी है वही बता नहीं। ये सब बातें सभी एक भ्रष्टाचार के साथ अत्याचार भी करने वाली बातें हैं विस्थापितों पर। लड़ कर अहिंसक सत्याग्रही पद्धति से
जो लिया है वो लिया है, पर हज़ारों करोड़ रुपए इनके खर्च होकर आज लाभ क्या मिल रहा है? गुजरात नीचे से पानी निकाल रहा है, जिसके नीचे से पानी निकालना नामंजूर है उस लेवल से पानी निकाल रहा है, जिसका विरोध केवल दिग्विजय सिंह जी थे तब तक होता रहा। और बाद में ये IBPT बाईपास टनल की एक प्रकार से मंजूरी खुद ले ली कि when you have proof, when a judge has given you a list of those who are corrupt, why aren't you here on the streets now? See, स्ट्रीट में आकर स्ट्रीट गेस्ट बन सकते हैं, पर हम लोग इनके समय में स्टेट गेस्ट भी बनते थे और स्ट्रीट गेस्ट भी बनते थे। कभी भी आते थे तो चर्चा के सिवाय हम वापस नहीं गए, अंदर लेते थे मुख्यमंत्री निवास में, हम घुसते भी थे कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है, इसमें ऊपर से दबाव प्रभाव क्या रखे हैं गुजरात और केंद्र ने, इसकी पूरी प्रक्रिया हम जानते रहे हैं। पर हम लोग राज्य सरकार को अर्थात घेरते थे, ये उपवास में हमको उठा के ले भी जाते थे, लेकिन वहाँ आकर 4:30 बजे सुबह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते थे। शिवराज सिंह चौहान जी अगर चर्चा करने को तैयार है तो हम फिर हज़ारों लोग यहाँ लेकर आने को तैयार हैं। इंदौर में तो हम लोगों ने हज़ारों लोगों को अभी तक लाया है। यही मैं कह रही हूँ, आजकल भोपाल में खबर नहीं आती होगी, नर्मदा का पानी आता होगा लेकिन नर्मदा की स्थिति की जानकारी नहीं आती होगी, क्योंकि संवादशीलता नहीं है, संवेदना नहीं है। नहीं तो मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होगी। लोकतंत्र में संवाद ही लोकतंत्र का आधार है। मुझे याद है मेधा जी जब भी कहीं आंदोलन करती, वो यहाँ पे रोशनपुरा नाके पे एक बार उन्होंने हड़ताल की, तो मैं और मेरे मुख्य सचिव दोनों, इनको हमने वहाँ नहीं बुलाया, हम दोनों वहाँ गए और मेधा जी को बात से चर्चा की और हल निकाला। बरगी बांध का पूरा विस्थापन की जवाबदारी मेधा जी ने ली। इस तरह से हम लोग संवाद बनाए रखते थे। अब मेधा जी, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री को सहयोग नहीं देते तो आपको कैसे दे देंगे? दलालों से, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से चल रही है और शिकायत होती है, दबा दी जाती है। ये एक ऐसा प्रकरण है, मैं बधाई देता हूं जस्टिस झा को, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के नाम भी लिख दिए सप्रमाण। यही नहीं, दलालों के नाम भी लिख दिए नाम पते के साथ। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने 5 अगस्त 2016 को ऑर्डर निकाला कि ये कार्रवाई कमिश्नर इंदौर करेंगे और लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जिन्होंने कि खुद ने मिलकर और भ्रष्टाचार किया है, उन्हीं को जवाबदारी दी गई है कि आप जाकर एफआईआर कराइए। अब लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अपने खुद के खिलाफ काहे के लिए एफआईआर दर्ज कराएंगे? और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमलनाथ जी के सरकार जब आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो मेधा जी के साथ उनकी 2-3 बैठकें भी हुई और प्रोसेस चालू हो गया कार्रवाई होने का। और इसीलिए शिवराज सिंह जी कहते थे कि हमको सरकार गिरानी पड़ी, क्योंकि अगर सरकार नहीं गिराते तो हम बर्बाद हो जाते। बर्बाद कैसे हो जाते? ये सारी बातें उजागर हो जाती और उजागर होकर जनता के सामने वो सारे दलाल आ जाते, उन पर कार्रवाई हो जाती। पूरी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार गांव से लेकर और भोपाल तक दलालों के माध्यम से वसूली हो रही है और वही भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं। पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अनेक प्रकरण हैं। आप
उदाहरण के लिए बैरसिया के गौशाला का ले लीजिए, वहाँ हम कल प्रदर्शन करेंगे, उसके बारे में अलग से बात करूँगा। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा के दलाल, ये जो है ये शिवराज सिंह जी की गैंग है, गैंग जिसे मैं मामू गैंग कहता हूँ। ये पूरी मामू गैंग लूट में लगी हुई है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि जस्टिस झा ने दलालों के नाम भी दे दिए। एक परिवार के लोग 87 रजिस्ट्रियां कर देते हैं और कई तो उसमें नंबर ऐसे जो 2-2, 3-3 बार रजिस्ट्री हो गई, और लाभ लेने वाले कौन? एक परिवार। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। और दलालों के आपको नाम चाहिए तो हम आपको नाम भी दे देंगे। कहाँ कहाँ फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसकी डिटेल में हम आपको दे देंगे। हमें आज भी इनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन मेधा जी के नेतृत्व में हम वापस इसको अब अदालत में ले जाएंगे। जस्टिस झा की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल हो गई, लेकिन आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। उस पर भी हम लोग, यदि विधानसभा चलती है, पहली बात तो चलेगी नहीं चलेगी, मुझे भी इसमें शंका रहती है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार रहती थी हमने तो 60-70 बैठकें कराई एक साल में। खुद भाजपा कहती थी अब बंद करो भाई, होगी बहुत चर्चा। बात यही है, इसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे। और मेधा जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने दृढ़ता से इस प्रकरण को लड़ा है और इनकी वजह से लोगों को लाभ हुआ है। जहाँ 5.5 लाख रुपए में बात निपट रही थी, वहाँ लोगों को 60 लाख रुपए मिले। जहाँ जिनकी फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई उनको 15.5 लाख रुपए अलग से दिए गए। ये मेधा जी का जो इच्छा शक्ति है, उसी कारण आज ये सरदार सरोवर के बांध पीड़ित लोगों को ये फ़ायदा हुआ है। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं, जांच ऐसी बात है कि 3 बार बैठकें हुई और उसमें पुराने सारे केसेस 900 पन्ने की रिपोर्ट है, और 900 पन्ने की रिपोर्ट पे इश्यूज आइडेंटिफाई करना और इश्यूज आइडेंटिफाई कर एक्शन लेना। भूपेश गुप्ता जी को दिया था, और वो सारे कागज़ हम लोगों ने पुटअप कर दिए थे और आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और उस पर कार्रवाई शुरू होने वाली थी इसी बात में। और ये हालत व्यापम का भी हुआ। व्यापम में भी सीबीआई ने केवल मेडिकल कॉलेज के एडमिशन पर ही कार्रवाई की। शासकीय नियुक्तियां जो हुई हैं, गड़बड़ी हुई है, उन पर सीबीआई ने जांच तक नहीं की। क्यों नहीं की? हमने चालू करवा दी थी और उसमें इस बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी, फिर सरकार चली गई। खैर, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, आखिर दम तक इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम तो सब प्रमाण दे रहे हैं, वो प्रमाण देना जी, निश्चित तौर पे। हम क्या कार्रवाई करेंगे ये एक बात है, दिग्विजय सिंह जी ने उनकी बात रखी है, लेकिन सरकार क्या करेगी, क्या किया है, क्या कर रही है और क्या करेगी, इसका जवाब पहले वो दे दे। ये पारदर्शिता ही नहीं, जवाबदेहिता है, जिसके लिए अब कानून लाने की बात अरुणा रॉय और साथी हमारे लड़ रहे हैं। आंदोलन तो जारी है, हर मुद्दे पर आप तक खबर नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि शिवराज सिंह जी के बारे में एक और बात मैं कह रही हूँ। ये भ्रष्टाचार जैसे सामने आया, अन्ना हजारे जी का आंदोलन जब चल रहा था, तब मुझे भेजा गया था नितिन गडकरी जी से बात करने के लिए। मुझे आज भी याद है कि शिवराज सिंह जी दरवाजे में खड़े थे गडकरी जी के घर में।
तो मैंने कहा अरे आप यहाँ हैं, तो फिर मध्य प्रदेश में हो रहे, नर्मदा में हो रहे भ्रष्टाचार का क्या? बोले करेंगे करेंगे, देखेंगे देखेंगे, इतना जवाब। और जब 2006 में 21 दिन का अनशन करके हम लोग आए, तो हमारे सभी साथी दिल्ली के कह रहे थे कि आप देश की यात्रा कीजिए। मैं कहा नहीं, ये भ्रष्टाचार इतना भयंकर हो रहा है, मुझे तत्काल नर्मदा घाटी में पहुंचना। यहाँ आए हम लोग और यहाँ से मैसेज भेजा कि कौन वो राजेश जोशी या दीक्षित या कोई थे ना, उनके पर्सनल सेक्रेटरी है ये, नहीं तो नहीं अपॉइंटमेंट दी हमको। हमने कहा भ्रष्टाचार की बात आपको बतानी है ताकि आप उसको रोक पाए, इतना ही हमको बोलना है, बाकी हमको चर्चा नहीं करनी। 15 साल में शिवराज सिंह जी ने कभी चर्चा नहीं की और इस साल के कार्यकाल में भी नहीं। पत्र भेजने के बावजूद, अपॉइंटमेंट बार बार मांगने के बावजूद, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी अगर वो संवाद नहीं करते हैं तो वो बोलेंगे हम तो an issue for the 2023 elections. Certainly yes, certainly yes. सर आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, we are in non-electoral politics, let me tell you that, No, and that not with question any is- party. That question is to me. सर आप कहते हैं संवाद कांग्रेस पार्टी जारी रखती है, लेकिन फिलहाल वर्तमान की यदि बात करें तो जीतू पटवारी राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं, कमलनाथ उससे किनारा कर लेते हैं, तो क्या माने आपसी संवाद नहीं है कांग्रेस पार्टी में? संवादहीनता लोकतंत्र के खिलाफ है। आप किसके साथ मेधा जी, हैं? मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। मेरा सवाल ये है कि झा कमीशन की रिपोर्ट जब आ गई होगी, हाउस में कभी नहीं होगी, मेरे ख्याल से आप बताएं, 2017 से मेरे ख्याल से कई सत्र निकले, उसमें जीरो और हुआ है। मैं क्योंकि यहाँ नहीं था, ना जानता नहीं, या। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ। नहीं पर सर, मैं तो झा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा के तमाम सत्र होंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तमाम सत्र होंगे मैडम। एक साल में 3 सत्र होते हैं और 3 सत्र में तमाम आते हैं। 139 होता है, ध्यानाकर्ता होता है, जीरो और होता है, अल्पकालीन सूचना होती है। नहीं, वो सब है, वो सब सवाल डाले थे। एक मैंने विधानसभा कई बार कवर की, मुझे एक बार भी नहीं दिखा कि इस मुद्दे पर विधानसभा में कोई इशू रेज हुआ हो। अब दिखेगा, नंबर 1, अब दिखेगा। मेघा जी का जवाब नहीं आया पर मैंने विधानसभा की बात किया है। नर्मदा जी की परिक्रमा के बाद मैंने नर्मदा जी के हालात देखे हैं। जैसा कि मेधा जी ने कहा है, आपको हैरानी होगी कि जहाँ खंबात की खाड़ी में नर्मदा जी मिलती हैं, 80 किलोमीटर दूर तक खारा पानी है, गांव के लोग पानी नहीं पी सकते, ये हालत है। और वहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए जो पाइपलाइंस गई हुई है, वहाँ के लोग उस पाइपलाइन में से अब उसमें से नल तो डाल के पानी ले रहे हैं इरेगुलर वे में। तो ये हालात वहाँ के हैं, इतनी बुरी हालत मैंने कहीं नहीं देखी। और यही नहीं है, मछुआरों का जो बताया, हम लोग हिल्सा मछली, यहाँ पर मछली खाने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जो भी हैं उनको बता दूँ, हिल्सा मछली का सबसे ज़्यादा शौक बंगाली लोगों को है। और वहाँ अधिकांश हिल्सा मछली पहले गंगा जी से आती थी, फरक्का बराज से आती थी। लेकिन मुझे जानकारी हैरत हुई जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे गांव पे भड़ूच में,